हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल जो 2024 में एग्ज़ाम होना है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यह एग्ज़ाम 10/1/2024 को हुआ था और 9 AM से 12 PM में हुआ था। यानी यह एग्ज़ाम जो है वह फर्स्ट सिटिंग में हुआ था। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जीएस सेक्शंस का एनालिसिस करेंगे। जीएस सेक्शंस के क्रम में पहला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा संगठन खाद्य सामग्रियों के कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमाएं निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो भारत में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सामग्रियों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमाएं निर्धारित करता है। सही आंसर ए होगा। अब बात रहा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फसाई की, तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुआ था। यह एक्ट 2006 का था। 2006 के अधिनियम के द्वारा 2008 में फसाई की स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष इस समिति में एक अध्यक्ष और 22 अन्य सदस्य होते हैं। फसाई का अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो राजेश भूषण है। इसके वर्तमान अध्यक्ष राजेश भूषण है। अब बात रहा एएसआई। एएसआई का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। यह कोलकाता में स्थित है। एएसआई की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को हुआ था कोलकाता में। याद रखिएगा। इसके जो या किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो एएसआई पीसी महानबोलिस के द्वारा स्थापित किया गया था। अब है एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1965 को हुआ था। एफसीआई की स्थापना 14 जुलाई 1965 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एफसीआई का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और यह 1964 के एक्ट के तहत 1965 में स्थापित हुआ था। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पहचान कीजिए कि सही है या गलत। सही और गलत को पहचानना है। खांसी और जयंतिया पहाड़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है जो 100 से 1000 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिल्कुल सही है। सबसे अधिक बारिश यही मानिसराम में होता है जो यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक है। मानिसराम में सबसे अधिक बारिश होने का कारण है कि खांसी पहाड़ी से बंगाल की खाड़ी में जो मानसून उठता है इससे टकराकर और वहाँ पे बारिश होता है। सेकंड नंबर में है कि लद्दाख और अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। यह गलत है। 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश नहीं होती है। जैसे गेहूं के उपज के लिए औसतन अगर बारिश की बात करें तो 50 से अगर 75 सेंटीमीटर भी होता है तो फसल हो जाता है। तो वहाँ पे तो मरुस्थल पाया जाता है, उधर तो है ही नहीं राजस्थान साइड में, तो इससे कम ही बारिश वहाँ होता है। इस वजह से ऑप्शन सेकेंड गलत है। तो केवल ऑप्शन 1 सही है। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। नीति निर्माण के लिए राज्य द्वारा पालन किए जाने वाला कौन सा निर्देशांक सिद्धांत नहीं है? यह कौन सा सिद्धांत है जिसको माना नहीं गया है? तो समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व समान हित के लिए सही है। आर्थिक व्यवस्था के संचालन से धन का संकेंद्रीकरण करना नहीं, धन का संकेंद्रीकरण करना ये नहीं है। बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये तो है हमारा नीति निर्देशन। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी है। तो
इसका सही आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। अब बात रहा नीति निर्देशक तत्वों की। तो नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। यह आर्टिकल 36 से 51 के बीच वर्णित है। हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में है कि गैसेज इफिशियली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीच द एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट थ्रू। किसके थ्रू एक्वाटिक एनिमल जो जल में रहते हैं और किसके थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं? तो यह डिफ्यूजन्स के द्वारा करते हैं। ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मछलियाँ श्वसन के दौरान श्वसन कैसे लेती है, ऑक्सीजन का ग्रहण कैसे करती है? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को ही वह ग्रहण करती है। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में है कि 2022 में एजबेस्टन में क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। तो भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 32 रन बनाकर ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो भारतीय कप्तान सबसे पहले गलत हो गया कि जसप्रीत बुमराह नहीं थे। सेकेंड में है कि विश्व रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम 18 वर्षों तक रहा। 18 वर्ष तक था, सही है। उसके बाद इसने तोड़ा। तो जसप्रीत बुमराह जो है दोस्तों वो बॉलर है, तो वह कप्तान उस टाइम नहीं थे। ब्रायन लारा ने अपने इस रिकॉर्ड के लिए दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर रॉबिन पीटरसन को निशान बनाया था। रॉबिन पीटरसन के ही बॉल पे मारा था, सही है। जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही है। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। संस्कृत में प्रार्थना समाज या धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन था, सही है। प्रार्थना समाज का ये उद्देश्य था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो बहुत बार दोस्तों याद रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन में देता है कि आत्माराम पांडुरंग। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन रहे तो ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों ने 2022 में अपने खेल में एक रिकॉर्ड बनाया। खिलाड़ियों की सूची ए में है और उनके खेल सूची 2 में है, इसी को मिलाना है। तो मनप्रीत कौर क्या खेलते हैं उसी से मिलाना है। तो एक का ये गोला फेंक है। अविनाश सावले क्या खेलते हैं? तो ये धावक है। मीराबाई चानू क्या है? तो भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। पूजा जट्यान क्या है? तो ये तीरंदाजी करते हैं। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को दर्शाता है? तो सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेश यूटी, दिल्ली और चंडीगढ़ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। अगर बात करें हम लोग 2011 की जनगणना का, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है और सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का है। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर
सबसे पहले मानसूनी वर्षा का सामना करता है? तो सबसे पहले तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और केरल में सबसे पहले मानसूनी वर्षा होता है। अगर बात करें भुवनेश्वर का, तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहीं पे भुवनेश्वर में ही लिंगराज मंदिर है। ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। कोलकाता यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह आरेख में ऊर्जा का प्रवाह शाकाहारी जीवों में डैश से होता है। तो जो शाकाहारी जीव है उसमें ऊर्जा का प्रवाह उत्पादकों के द्वारा होता है। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि शाकाहारी जो जीव होते हैं उनमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह उत्पादकों के द्वारा होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? गलत कथन को पहचानना है। तो मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को एक अंपायर के रूप में स्थापित करता है। तो अंपायर के रूप में स्थापित करता है, बिल्कुल सही है, उसी का डिसीजन मान्य होता है। 2 में है कि सर्वोच्च न्यायालय रीट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है, तो सही है। 3 में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों 129 में यह नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, गलत है, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसमें गलत कथन को पहचानना था दोस्तों, तो 3 और 4 गलत है, 3 और 4 गलत है और बाकी 1 और 2 सही है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित अधिनियमों नीतियों का उन संबंधित वर्षों के साथ मिलान करें जिनमें उन्हें लागू किया गया था। कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ था उसको मिलान करना है। द पिस्ट इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त 1793, सहायक संधि प्रणाली का परिचय 1798, सती प्रथा का उन्मूलन 1829। तो दोस्तों सब एक दूसरे के सामने ही है, तो यह सुमेलित है और सही है। सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के समय, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है किसके समय, तो विलियम बेंटिक के समय राजा राममोहन राय के प्रयासों से हुआ था। राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, जिसने आत्मीय सभा की स्थापना, इन्हें आत्मीय सभा की स्थापना 1828 में किए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीनदयाल अंत्योदय योजना, 13 में है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की साझेदारी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। यूएनडीपी और NULM डेल नल्म ने एक सहयोगी साझेदारी में प्रवेश किया है जिसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छी तरह से सूचित कैरियर विकल्पों को चुनने के लिए सशक्त बनाना है, बिल्कुल सही है। 2 में कह रहा है कि साझेदारी अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने और उन्हें विस्तारित करने की इच्छुक महिलाओं को सहायता प्रदान करेगी, विशेष रूप से देखभाल अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैद्युत गतिशीलता, अपशिष्ट प्रबंधन, खाद्य पैकेजिंग और अन्य क्षेत्र में है। ये भी बिल्कुल सही है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। 3 में है कि उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने और उद्यम विकास में तेजी लाने पर केंद्रित 5 वर्ष की परियोजना जिसे 2027 से आगे बढ़ाया जा सकता है।
प्रारंभिक चरणों में 10 शहरों को कवर किया गया है, गलत है, यह 2027 के लिए नहीं है। यूएनडीपी चयनित परियोजनाओं स्थानों में ब्रिज सखी नामक सामुदायिक व्यवसाय सलाहकार विकसित करके इस पहल में योगदान देगा। बिल्कुल सही है, यूएनडीपी ब्रिज सखी डेवलप किया है। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। यूएनडीपी जो है दोस्तों, यही हमारा एचडीआई रिपोर्ट को क्या करता है, जारी करता है। एचडीआई रिपोर्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह 1992 से ह्यूमन विकास डेवलपमेंट को जारी करता है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में है कि सीधी सड़क पर 10 किलोमीटर चाल की गति करती हुई एक बस 2 मिनट में अपनी चाल 70 किलोमीटर तक बढ़ा देती है। बस का औसत त्वरण ज्ञात करें। तो बस का औसत त्वरण ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें कि त्वरण का, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो a हमारा कितना है, तो a बराबर v माइनस यू, तो कितना हो गया 70 माइनस 10 बटा में 2। तो 70 माइनस 10 बटा में 2 घट के कितना आएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 60 बटा में 2। और 60 बटा में 2 है। अगर बात करें तो इसको हम अगर बदलेंगे, यहाँ 2 मिनट में दिया है घंटा में, तो इसको घंटा में बदल देंगे क्योंकि किलोमीटर में आंसर दिया हुआ है। तो 60 बटा 2, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये 60 बटा 2 और ऊपर जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 60। 60 से 60 अगर हम बात करें तो देखिए, अगर देखिए इसको फिर से हम सोल्यूशन करते हैं तो 1/60 है गया, तो ये 60 से 60 कट जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों 1/2, और 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश किसने जारी किए थे। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। कौन थे, सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अब बात है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। यह कृषि से संबंधित कार्यों को करता है और लोन प्रदान करने की काम करता है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पे हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है कि अंतरण अदायगियों ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को पहचानना है। परिवारों को अंतरण अदायगियों ट्रांसफर पेमेंट सरकार द्वारा की जाती है, सही है। पेंशन, छात्रवृत्ति आदि अंतर अदायगियों का हिस्सा नहीं है, गलत है। ये सब तो भी सरकार डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, तो ये सब भी इसका हिस्सा है। अंतरण अदायगियों का उपयोग प्रायः समाज के भीतर आय को पुनः वितरित करने के लिए एक माध्यम के रूप में विकसित किया जाता है। ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वर अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फूड एंड एनर्जी इज टर्म्ड एज। इसको क्या कहते हैं। तो अगर आपके शरीर, मरामस कहते हैं इसको सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, सूखा रोग, अगर जिसको क्वाशियोर भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम से दोस्तों। तो सर्वर अंडर न्यूट्रिशन, अगर आपको सही से पोषण नहीं मिल रहा है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फूड,
यानी कि फूड की कमी, अगर आपको भोजन और ऊर्जा अच्छी मात्रा में नहीं मिल रही है और न्यूट्रिशन यानी पोषण आप नहीं ले रहे हैं जितना पोषण लेना चाहिए, तो आपको सूखा रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं कुपोषण का शिकार है, वही क्वाशियोड और सूखा रोग के नाम से जानते हैं, जिसको मरामस कहा जाता है। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में है कि सितंबर 2022 में डैश के 10 पारा गांव, जो पूरी तरह से कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है, ने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करते हुए प्राकृतिक आधारित जीवन शैली और आजीविका को अपनाकर भारत का पहला संशोधित जय गांव बन गया है। तो पहला मॉडिफाइड बायो विलेज, तो यह त्रिपुरा बना है। कौन बना है दोस्तों? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? तो मुख्य रूप से उत्तरदायी CO2 की बढ़ती मात्रा। CO2 की मात्रा अगर इंक्रीज करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग जरूर बढ़ेगा, बढ़ना स्वाभाविक है। ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, एक ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा कि यह कौन कौन इसमें सहायक है। नमो का जलवा याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया, तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाता है। क से कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ज से जलवाष्प भी आ जाता है। तो नमो का जलवा, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के सहायक कारक हैं। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। एक 100 ml घोल में 0.01 मोल NaOH घुला हुआ है। घोल का pH मान कितना होगा? तो घोल की अगर हम pH मान की बात करें तो घोल का pH मान क्या होगा? तो यह न्यूमेरिकल है दोस्तों, थोड़ा सा बनाते हैं इसको, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर इसका दे दिया है, देखिए V1 का मान कितना दिया है, तो V1 का मान दे दिया है 100 ml। कितना है? V1 का मान दिया है 100 ml। पहले कभी भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले डाटा को लिखिएगा। यह 100 ml दिया हुआ है। M1 का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.01 दिया हुआ है M। अगर बात करें हम, अब निकालते हैं यहाँ से कि M1 इंटू, ये सब दे दिया हमारा डाटा, अब फार्मूला लिखते हैं कि M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2। देखते हैं, तो इसका मान दिया है 0.01 इंटू कितना दिया है, तो 100 बराबर M2 इंटू 1 लीटर दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पे दिया हुआ है 1 ml दिया हुआ है, तो कह रहा है इसमें कितना मात्रा होगा, तो 1 लीटर में 1000 होता है, तो 1000 गुना यानी 1 लीटर। अगर हम अब बात करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं, यहाँ से अगर हम M2 निकालना चाहें तो M2 अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.01 बटा में कितना होगा, तो 10 बटा में कितना है, 10। अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो देंगे, तो M2 का मान कितना आ जाएगा, 1/10 के पावर 3, 1/10 के पावर 3 याद रखिएगा। तो M2 का मान हमारा 1/10 के पावर 3 आया था, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि OH माइनस बराबर 10 के पावर -3। तो POH का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो हम कह सकते हैं कि टोटली pH का जो वैल्यू होता है, अगर यहाँ से हम निकालें तो 14 - 3 यानी कि इसका 11 आना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन में 11 नहीं है, 13 दिया है, इसको सुधार लीजिएगा। इसका सही आंसर 11 ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए, जैसे आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल को प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 2 नंबर देखते हैं।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य यह होता है कि यह गणनाएं और तार्किक तुलना करके प्रोग्राम निर्देश को निष्पादित करता है। यह तार्किक क्या करता है? गणना करता है और दोनों का कंपेयर करता है और प्रोग्राम को निर्देश देता है, आदेश देने का काम करता है। सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों, टेटू में पूछा जाता है कंप्यूटर 15। तो नेटवर्क सुरक्षा के संबंध में फिशिंग क्या है? तो फिशिंग के बारे में पढ़ना है। तो यह सामाजिक अभियांत्रिकी हमला जो उपयोगकर्ताओं द्वारा संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए छल करता है, उसी को हम लोग फिक्सिंग कहते हैं। जैसे कभी कभी नहीं बोलते हैं कि ये काम फिक्स कर लिया है, मैच फिक्सिंग हो गया है, तो इस टाइप का। देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है कि ईमेल संरचना में बीसीसी फील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बीसीसी का मुख्य उद्देश्य अन्य प्राप्तकर्ताओं के एड्रेस का खुलासा किए बिना ईमेल की प्राप्तियां भेजना होता है। बीसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि अन्य प्राप्तकर्ता जो हैं उनका एड्रेस का खुलासा किए बिना ईमेल भेजने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर, जिसे पहले विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है, को खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज प्लस अगर ई आप बटन को प्रेस करते हैं तब विंडोज 10 का फाइल एक्सप्लोरर आपके साथ ओपन हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज ए वर्कबुक इन एक्सेल? वर्कबुक इन एक्सेल क्या? तो ये फाइल कंटेनिंग मल्टीपल वर्कशीट होता है। एक्सेल में जो दोस्तों होता है, आप देखे होंगे, अगर कंप्यूटर देखे होंगे तो ऐसे एक शीट चार्ट बना रहता है, इसी में हम लोग फाइल बनाते हैं। और जो ए फाइल कंटेनिंग मल्टीपल वर्कशीट, बहुत सारे वर्कशीट को हम इसमें ऐड कर करके एक के बाद एक, अगर इस फाइल को बना लिए तो इसको सेव करके, या फिर इसमें भी बहुत सारे फाइल्स को ऐड करके बहुत सारे वर्कशीट ले सकते हैं और उसको एक फाइल के तौर पे कंटेंट कर सकते हैं। देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में है कि निम्नलिखित में से क्या URL, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक हिस्सा है। तो एक पोर्ट नंबर होता है, जैसे मोबाइल पोर्ट करवाइएगा ना दोस्तों, तो एक URL नंबर देता है, तो उसी को हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। तो यह पोर्ट नंबर का ही हिस्सा है। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है कि इंटरनेट पर सर्च इंजन का उद्देश्य क्या होता है? तो इंटरनेट पर सर्च इंजन का उद्देश्य वेब से प्रासंगिक जानकारी खोजना और पुनः प्राप्त करना। जैसे हम लोग वेब पेज पर कुछ सर्च मारते हैं तो वेब से प्रासंगिक जानकारी को खोजते हैं या उसे फिर से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो यह है प्रिंटर। माइक्रोफोन तो लगा रहता है, इंटरनल है। स्कैनर भी इंटरनल है। माउस भी देखिएगा, टच स्क्रीन वाला माउस आता है दोस्तों, जैसे हम लोग लैपटॉप ये सब में यूज करते हैं, तो वो सब क्या है हमारा? तो इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है। देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश विंडोज एप्लीकेशंस में क्लिपबोर्ड से कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो किसी भी कंटेंट को कॉपी कर लिए हैं, अगर उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस V बटन को प्रेस करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट विकल्प का उद्देश्य क्या है? तो अलाइनमेंट जो विकल्प है उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो मार्जिन्स के भीतर टेक्स्ट की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्थिति को नियंत्रित करना। देखिए ऐसे ऐसे जो रहता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और ऐसे ऐसे क्षैतिज जो रहता है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उसको कहते हैं
क्षैतिज, ये रेखा है उसको क्षैतिज बोलते हैं। ये जो रेखा जिसे एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोले, ऐसे अगर बांट दें तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो हम लोग एक्स एक्सिस को क्षैतिज बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में है कि किसी नेटवर्क पर डिवाइसों को गतिशील रूप से आईपी एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यह होता है DHCP। DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसी का हम लोग उपयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर में है कि नेटवर्क सुरक्षा के संबंध में DDoS हमला क्या है। तो DDoS हमला क्या है? यह एक ऐसा हमला है जो किसी नेटवर्क को अत्यधिक ट्रैफिक से भर देता है और उसके संचालन को बाधित करता है। जैसे मान लीजिए कि रोड पे ही बहुत सारे ट्रैफिक का जाम हो जाता है, तो उसमें संचालन करना यानी आवागमन करना, आना जाना क्या होता है, डिस्टर्ब होता है यानी बाधित होता है। तो वैसे ही नेटवर्क सुरक्षा में DDoS अगर हमला हो जाता है तो वह क्या करता है, नेटवर्क को अत्यधिक ट्रैफिक से भर देता है, जिससे हम लोगों को नेटवर्क संचालन में क्या होता है, बहुत सारी दिक्कत आने लगती है। यही इसका मेन उद्देश्य होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में रोम रीड ओनली मेमोरी की क्या भूमिका है। तो रोम जो हमारे मोबाइल में देता है या फिर कंप्यूटर सिस्टम में देता है, तो उसका क्या है काम। तो कंप्यूटर के फर्मवेयर को स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करना यानी इकट्ठे करने का काम करता है। देखते हैं 3 नंबर से, ये रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, एक होता है रैम रीड एक्सेस मेमोरी। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में आप एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को कैसे खोल सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट जो 2016 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया था, उसमें मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए Ctrl+O बटन को प्रेस करना रहता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो चलिए, आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।